हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं लर्न वेल साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो इस चैप्टर को हम स्टडी करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी क्लासमेट्स के साथ में इस चैनल को शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से मैंने आपकी इस बुक के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोज़ और एक्सप्लेनेशंस वाले वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको बाकी के किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो उसका जो लिंक है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। तो उस प्लेलिस्ट में आपके सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं। तो आप वहां जाके किसी भी चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो एंड इस टाइप से आपकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस कनेक्ट को देख लेते हैं। ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मैन हैज बीन ओवर एक्सप्लोटिंग एंड मिसयूजिंग नेचुरल रिसोर्स, यानी कि ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादातर मिसयूज कर रहे हैं। जैसा कि हमने कोयल एंड पेट्रोलियम के चैप्टर्स में पढ़ा था और उसमें देखा था कि किस प्रकार से हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं कोयल पेट्रोलियम, उसका एक तरह से मिसयूज कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिमांड ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैज़ आल्सो इंक्रीज, यानी कि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो हर चीज़ की डिमांड इंक्रीज होती है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ऑटोमोबाइल्स की डिमांड होती है, तो फिर नेचुरल रिसोर्स की भी डिमांड होती है। सो ऑल दिस हैज़ लेड टू बी पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट, और ये सारे जो नेचुरल जो रिसोर्सेज का एक तरह से मिसयूज है, एक तरह से पॉल्यूशन को एक तरह से क्रिएट करता है। बाय पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट मैन इज हार्मफुल हिमसेल्फ, और इस टाइप से एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करके हम खुद को ही क्या करते हैं, हार्म करते हैं, क्योंकि हम उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं जिस एनवायरनमेंट को हम पॉल्यूट करते हैं। एयर एंड वाटर आर द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ, यानी कि ये हर ह्यूमन बीइंग की, हर एनिमल्स की, इवन हर लिविंग की एक तरह से बेसिक नेसेसिटी होती है। नो वन कैन थिंक ऑफ द लाइफ विदाउट एयर एंड वाटर, यानी कि एयर वाटर की विदाउट हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते। इन स्पाइट ऑफ नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्स, मैन इज कंटिन्यूसली पॉल्यूटिंग दैम, मतलब कि इन नेचुरल रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस जानते हुए भी जो इंसान हैं एक तरह से इनको कंटिन्यूसली पॉल्यूट कर रहे हैं। इफ़ यू गो टू द पार्क इन द मॉर्निंग, द एयर इज मच क्लीनर देन द एयर बी ब्रीथ इन ए बिजी रोड, यानी कि अगर हम किसी नियरली पार्क में मॉर्निंग में जाएंगे तो जो मॉर्निंग टाइम का वहाँ का जो एयर है वो बहुत ज़्यादा क्लीन होगा बजाय एक बिजी रोड के। ठीक है, क्योंकि रोड पे काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल्स हैं तो उनसे क्या है, एक तरह से हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस होती हैं, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। नियर द फैक्ट्रीज और इवन इन कॉलोनीज almost all sources of water in and around the cities are polluted. In this chapter, we will learn about the air and water pollution, their sources and effects, एंड वे टू रिड्यूस पॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के बारे में, और किस इनके सोर्सेज क्या हैं और इनके सोर्सेज जो होते हैं वो किस प्रकार से अफेक्ट होते हैं और हम किस प्रकार से रिड्यूस कर सकते हैं पॉल्यूशन को। तो उन सभी वेज के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर इज ए एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फ्यू मिनट्स। ठीक है, यानी कि विदाउट एयर हम कुछ मिनट भी नहीं जी सकते, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, एयर जो होता है बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर होता है। बाय वॉल्यूम अगर हम देखें तो इसमें 78% आपका नाइट्रोजन होता है और 21% ऑफ एयर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और 1% पे आपके अदर गैसेज होती हैं। ठीक है, क्योंकि 78 और 21, ठीक है, टोटल मिला के 99 हो गया, और 1% में आपकी जो अदर गैसेज होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है। ठीक है, ओजोन गैस जो कि
और वाटर वेपर, ये सारे 1% में ही काउंट होते हैं। Any undesirable change in the physical and chemical or biological characteristics of the air is called air pollution। यानी कि एयर में कोई भी अनडिजायबल अगर चेंज होता है, अब वो चेंज चाहे तो फिजिकल हो सकता है या केमिकल हो सकता है या फिर बायोलॉजिकल हो सकता है, कोई भी अनडिजायबल चेंज होता है एयर में तो हम उसको एयर पॉल्यूशन कहते हैं। तो ये आपको अंडरलाइन कर लेना है, ये एयर पॉल्यूशन का डिफाइन है। इट में एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, और ये एयर पॉल्यूशन ह्यूमन लाइफ को बिल्कुल अफेक्ट करता है क्योंकि ह्यूमन लाइफ के लिए एयर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड आल्सो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सबको एयर पॉल्यूशन अफेक्ट करता है। द सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट, यानी वही सब्सटेंस जो कि किसी भी मटेरियल को, चाहे वो एयर हो या फिर वो वाटर हो, ठीक है, अगर उसको वो पॉल्यूटेड करता है कोई सब्सटेंस तो उसे हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स। आगे हम बात करते हैं सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं। तो पहला हम देख रहे हैं नेचुरल सोर्स, यानी कि जो नेचुरल मतलब जो नेचर से होते हैं, ठीक है। नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन इंक्लूड डस्ट स्टॉर्म्स इन डेजर्ट एरियाज, यानी कि डेजर्ट में डस्ट है तो वो भी एक तरह से एयर को पॉल्यूटेट करती है। स्मोक फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर, यानी कि जंगलों में जो आग लग जाती है उसमें जो स्मोक प्रोड्यूस होता है तो उस स्मोक से भी क्या होती है, एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये नेचुरल सोर्सेज हैं। आगे है फॉलन फ्लोटिंग इन द एयर, यानी कि एयर में फॉलन फ्लोट होते हैं। फॉलन क्या होते हैं? जो फ्लावर के पार्ट होते हैं, फॉलन बहुत ही बारीक बारीक होते हैं जो कि एयर में फ्लोट होते हैं। एंड वोल्केनो एरिप्शन, यानी कि वोल्केनो जो एरिप्शन होता है ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है और इसके द्वारा भी काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस होती है तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। वोल्केनो एरिप्शन इज probably that most lethal natural source of air pollution, यानी कि जो वोल्केनो है, ठीक है, बहुत ही एक तरह से लिथल का मतलब है मतलब एक तरह से इतना खतरनाक पॉल्यूटेंट होता है वोल्केनो में जो कि एक तरह से जिस मतलब उस पॉल्यूशन से या उस पॉल्यूशन का यूज करने से हम एक तरह से मर सकते हैं, यानी कि वो हमारी मौत का एक तरह से बहुत ही बड़ा रीज़न होता है। अगर किसी जगह एयर पॉल्यूशन का रीजन वोल्केनो इरप्शन है तो दिस लीड्स टू लार्ज अमाउंट ऑफ एस एंड टॉक्सिक फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि वोल्केनो इरप्शन से काफ़ी अमाउंट में एक तरह से टॉक्सिक फ्यूम्स एक तरह से हमारे एयर में बनती है या फिर हमारे एयर में मिक्स होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो हो गए नेचुरल, यानी कि ये सारी नेचुरल सोर्सेज हैं, ठीक है, जो हमने पढ़े हैं। आगे देखते हैं मैनमेड सोर्सेज। तो मैनमेड में तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जो कि पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। पहला हम देखते हैं द कंबशन ऑफ फ्यूल, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये ह्यूमन मेड है, मतलब ह्यूमन के द्वारा इनका यूज किया जाता है, इनका कंबशन किया जाता है और इनसे भी काफ़ी एक तरह से पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं। आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, इट प्रोड्यूस सेवरल पॉल्यूटेंट। अब इससे देखो काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं, उनमें एक तो है N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, गैसेस हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक पॉइजनस गैस होती है जो कि इनसे प्रोड्यूस होती है, एज वेल एज लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ पार्टिकुलेट्स विच रिमेन्स सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि कुछ लार्ज क्वांटिटीज में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि सस्पेंडेड होते हैं एयर में, तो वो भी इससे प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि पेट्रोल और डीजल, इन दोनों की बर्निंग से एक तरह से एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में क्रिएट होते हैं और वो पॉल्यूटेंट जो होते हैं हमारे एयर को, हमारे वाटर को एक तरह से पॉल्यूटेट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से मैनमेड मतलब ये दोनों मैनमेड बैठते हैं। आगे देखते हैं फैक्ट फाइल। इफ़ ऑल द व्हीकल्स registered in Delhi are lined up, the total length would be nearly equal to the combined length of the two longest river, नील एंड अमेजन। कहने का मतलब है कि दिल्ली के व्हीकल्स को अगर हम लाइन अप कर दें, मतलब एक के ऊपर एक, मतलब एक के पीछे एक खड़े कर दें, ठीक है, तो जो हमारी दो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ना, नील और अमेजन, ठीक है, उनके लेंथ के बराबर एक अकेला दिल्ली के व्हीकल्स का लेंथ हो जाएगा। बाकी
दिल्ली में बहुत ज़्यादा एक तरह से व्हीकल्स हैं और वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे आपको पता है हमारी कंट्री का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया ही दिल्ली है। चलो आगे देखते हैं हम कुछ और रीजंस, ठीक है, जिनसे पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं। वो है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, जैसे हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए हम जनरेट करते हैं हार्मफुल गैसेज। जैसे अगर हम घर पे फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उससे काफ़ी गैसें प्रोड्यूस होती है। एक तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या डिफरेंस है। इसका फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड का सिर्फ CO होता है, 2 नहीं होता। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा पॉइजनस है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कम पॉइजनस है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन है इंडस्ट्रियल एंड फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियल और फैक्ट्रीज से काफ़ी हार्मफुल गैसेज इमिट होती है। ठीक है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में एक तरह से एटमॉस्फेयर में मिलती है, और उनमें से कुछ है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2 फॉर्मूला है सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2। तो ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज हैं जो कि इंडस्ट्रीज से एक तरह से इमिट होती है। और एक और है क्लोरीन है एंड डस्ट विच आर एड टू बी एयर पोल्यूशन, यानी कि सल्फर, क्लोरीन और डस्ट, ये तीनों ही इंडस्ट्रियल एंड फैक्ट्रीज से प्रोड्यूस होने वाले एक तरह से इमिट होने वाले हार्मफुल गैसेज हैं। नेक्स्ट रीजन है थर्मल पावर प्लांट्स एंड द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रिलीज हार्मफुल गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो मतलब ये जो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं, जहाँ पर कोयले को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में न्यूक्लियर से मतलब केमिकल्स से एक तरह से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो दोनों ही प्लांट्स में एक तरह से हार्मफुल सब्सटेंस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, और रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में दिखा भी गया है आपको, 3 यहाँ पर पिक्चर्स दिखा रखी है। पहली पिक्चर्स आपके बर्निंग ऑफ वुड है जो कि हम घरों में जलाते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इमेज है इंडस्ट्रियल, जैसे कि आपको दिख रहा है फ्यूम में काफ़ी हार्मफुल गैसेज होती है। और नेक्स्ट है CFC फ्रॉम स्प्रे, यानी स्प्रे से जो CFC गैस निकलती है जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे, ये देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिसे CFCs कहते हैं। ठीक है, विच आर द यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, यानी कि हमारे फ्रिज में जो गैस यूज हम करते हैं, ठीक है, ठंडा रखने के लिए फ्रिज को, तो वो होती है CFC। ठीक है, ये फ्रिज में होती है, एयर कंडीशनर में होती है, यहाँ तक कि एरोसोल जो स्प्रे होती है ना, जैसा मैंने अभी दिखाया है, इनमें भी एक तरह से इस CFC का यूज होता है। और ये CFC जो होती है वो भी एक तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि ये हमारी ओजोन लेयर को क्या करती है, डैमेज करती है। अब ओजोन लेयर क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो लेयर है एक, जो कि सनलाइट से हमें प्रोटेक्ट करती है, यानी कि हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेटिस रेज हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, तो उसको ये। नेक्स्ट है स्मोक इज द थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर सीन ड्यूरिंग विंटर्स, इट इज मेड ऑफ द स्मोक्स एंड फॉग, यानी कि ये भी एक तरह से पॉल्यूटेंट है। अब आगे बात करते हैं पॉल्यूटेंट और सोर्सेज, यानी कि कौन से पॉल्यूटेंट किस से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली में क्यों प्रोड्यूस होता है, वो होता है आपका इनकम्प्लीट कम्बुशन से। ठीक है, अगर कोयले और फ्यूल का इनकम्प्लीट कम्बुशन होता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब इनकम्प्लीट कम्बुशन क्या है, तो आपने वो लाइट और कम्बुशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, कम्बुशन एंड फ्लेम में। अगर कोई भी फ्यूल कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है तो CO प्रोड्यूस होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी N2O कम्बुशन ऑफ द डीजल पेट्रोल, यानी पेट्रोल डीजल और कोयले की कम्बुशन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों ही पॉल्यूटेंट है, ये हैं सारे हमारे पॉल्यूटेंट। सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है बर्निंग ऑफ कोयला, पेट्रोलियम पावर प्लांट से जो कोयला बर्निंग होता है, या फिर वोल्केनो एरप्शन से हमारा SO2 प्रोड्यूस होता है। सूट एंड स्मोक ये प्रोड्यूस होता है एग्जिस्ट ऑफ द व्हीकल्स, यानी व्हीकल्स के जो एग्जस्ट होते हैं जहाँ से धुआं निकलता है, तो उनमें से हमारे सूट और स्मोक्स प्रोड्यूस होते हैं। आगे है पार्टिकुलेट मैटर्स, वो हमारे इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस होते हैं। अब इंडस्ट्रीज कुछ भी हो सकती है, या तो माइनिंग इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर स्टील इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर पावर प्लांट हो सकते हैं। तो इन सब से हमारे ये मैटर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अफेक्ट
इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है। तो एयर पोल्यूशन का अफेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही थिंग्स पर होता है, ठीक है। लेट्स डिस्कस सम मेजर इफेक्ट्स ऑफ द पॉल्यूशन। पहला है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो पॉल्यूटेंट के कारण होता है। द सन रेज enters the earth atmosphere, some of the these absorbed by the earth surface while some of the reflected back, यानी कि जो सनलाइट होती है, सनलाइट हमारे अर्थ पे आती है तो हमारा अर्थ जो होता है कुछ सनलाइट को एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है अर्थ सरफेस, और कुछ सनलाइट को एक तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर ट्रैप्ड बाय द सम गैसेज, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, ठीक है, वो कुछ गैसेज के द्वारा ट्रैप कर ली जाती हैं। उन गैसेज में आपका CO2 है, मेथेन है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि ये जो गैसेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और ये उस सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं, और इससे क्या होता है हमारा जो अर्थ सरफेस है या फिर अर्थ एटमॉस्फेयर है वो गर्म रहता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना। This naturally occurring phenomenon that is responsible for the heating of the earth's surface is called greenhouse इफेक्ट्स। तो इसी चीज़ को ग्रीन हाउस इफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे अर्थ सरफेस में या फिर हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा हीटिंग होता है। और ये हीटिंग क्यों होता है, तो मैंने बताया आपका कि सनलाइट की जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो अर्थ सरफेस में मौजूद जो कुछ पॉल्यूटेंट होते हैं उनके द्वारा वो एक तरह से कैप्चर कर ली जाती है। कौन, वो हीट, यानी कि वो रिफ्लेक्टेड रेज कैप्चर कर ली जाती हैं जिससे कि हमारे एटमॉस्फेयर का हीटिंग लेवल बढ़ जाता है, तो इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। द अबव मेंशन्ड गैसेज आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, और ये कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। CO2 है और CO है, ठीक है। आगे देख तो द कॉज ऑफ वरी इज द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर बियॉन्ड ए सेफ लिमिट, यानी कि ये जो गैसेज हैं एक सेफ लिमिट तक रहें तो ठीक हैं। दिस हैज़ लीड टू बी कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ द अर्थ लीडिंग ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि अगर ये जो लेवल है, ठीक है, बढ़ जाता है तो हमारे एक तरह से टेम्परेचर जो है हमारे अर्थ सरफेस का इससे इंक्रीज होता है। द एवरेज इंक्रीजिंग इन द अर्थ टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। यानी कि एवरेज से अगर इंक्रीज होता है हमारा अर्थ सरफेस का टेम्परेचर तो ये ग्लोबल वार्मिंग है। और ये ग्लोबल वार्मिंग कब होती है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्टेड रेज का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। द मेन कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग आर डिफॉरेस्टेशंस, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब ग्लोबल वार्मिंग के होने की क्या रीजंस हैं, तो एक तो है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों की कटाई होगी तो सिंपल सी बात है पॉल्यूशन ज़्यादा होगा और इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, यानी कि फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला पेट्रोलियम है उनका हम अगर बर्न करेंगे तो उनसे हार्मफुल पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं जैसे मेथेन गैस है या फिर CO2 वगैरह है, ठीक है। बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द रिलीज मेथेन गैस, तो ये भी कुछ रीजंस हैं। आगे पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इट इज़ ए मेजर एनवायरमेंटल इशूज इन द प्रेजेंट टाइम, इट विल रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, यानी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ना। और अगर ये अर्थ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, ग्लेशियर वगैरह मेल्ट होंगे, पोलर आइस कैप्स भी मेल्ट होगी एंड सी लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ग्लेशियर वगैरह पिघल जाएंगे तो सी का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड कॉजिंग फ्लडिंग, और इससे फ्लड होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी इन कोस्टल एंड लो लाइंग एरियाज, ठीक है। यानी कोस्टल एरियाज में क्या होगा, फ्लड की कंडीशन बढ़ेगी। फ्लड की कंडीशन क्यों बढ़ेगी, क्योंकि सी का लेवल बढ़ेगा इसलिए, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम ए मेजर कंसर्न वर्ल्ड वाइड, यानी ग्लोबल वार्मिंग पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत मेजर कंसर्न बन चुका है। कंट्रीज आर साइनिंग एग्रीमेंट्स टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, तो सभी कंट्रीज़ जो है इन ग्रीन हाउस गैसेज के इमिशन पर कंट्रोल कर रही है कि ये जो गैसेज हैं इमिट ना हो, और इनके इमिट ना होने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ेगा नहीं, मेंटेन रहेगा। तो वन सच एग्रीमेंट इज क्वाटो प्रोटोकॉल, ठीक है। जो क्वाटो प्रोटोकॉल ये इसी के लिए है ताकि ग्लोबल वार्मिंग डिक्रीज हो। इस डायग्राम में आपको जो सनलाइट से जो
सनलाइट का कुछ पार्ट जो सोलर रेडिएशन है उसका कुछ पार्ट जो है हमारे अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, और बाकी का कुछ पार्ट है जो रिफ्लेक्टेड हो जाता है, तो यहाँ पर दिखाया गया है री रेडिएट आउट टू स्पेस, यानी कि ये एक तरह से वापस स्पेस में चला जाता है। तो इसी से तो ग्लोबल जो वार्मिंग है वो एक तरह से इंक्रीज होता है। आगे देखते हैं एसिड रेन के बारे में। द ऑक्साइड ऑफ द सल्फर, यानी कि सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड या फिर NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड आर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि ये सभी एयर में प्रेजेंट होते हैं और रिएक्ट करते हैं विद द एटमॉस्फेरिक वाटर, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के वाटर के साथ में, ठीक है, टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेरिक वाटर के साथ में रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक जो सल्फर है वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है और नाइट्रोजन है वो नाइट्रिक एसिड बना लेता है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, ये जो एसिड है वो हमारे रेन वाटर के साथ में मिक्स हो जाता है, यानी कि जब बारिश आती है तो ये जो एसिड्स हैं हमारे रेन वाटर के साथ में मिक्स हो जाता है और मेकिंग द रेन एसिडिक, यानी कि हमारे रेन को ये एसिडिक बना देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि सल्फ़र और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, ठीक है, ये हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और एयर में ह्यूमिडिटी होती है, उस ह्यूमिडिटी से ये रिएक्ट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, ठीक है। और जब ये एसिड बन जाते हैं तो बरसात के साथ में जो ये एसिड हैं उस पानी में मिलके और एक तरह से उस पानी को एसिडिक बना देते हैं और इस चीज़ को हम एसिड रेन कहते हैं। द केमिकल्स इन एसिड रेन कैन कॉज पेंट टू पील, यानी कि कोरोजन ऑफ स्टील, यानी कि ये पेंट को भी पील कर देते हैं, स्टील को कोरोजिव कर देते हैं, यानी कि स्टील को ख़राब कर देते हैं। अब स्टील का मतलब है जैसे ब्रिज वगैरह होती है उनमें भी जंग लग जाती है, ठीक है। एंड स्टोन स्टैचू को भी ख़राब कर देते हैं। इट इज डिस्टॉर्ड द वेजिटेशंस बाय द मेकिंग द सॉइल एसिडिक, सॉइल हमारी एसिडिक फॉर्म की हो जाएगी तो वेजिटेशंस भी एक तरह से डिस्टॉर्ड हो जाती हैं, अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स, और एक्वाटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए भी एक तरह से मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये वाटर वगैरह या फिर लेक्स वगैरह में जो ये पानी पहुंचता है वो एसिडिक फॉर्म में पहुंचता है, और एसिडिक फॉर्म का जो वाटर है वो हमारे एनिमल्स एक्वाटिक लिविंग थिंग्स के लिए सर्वाइवल के लिए फिट नहीं होता है। आगे पढ़ रहे हम केस स्टडी द मार्बल द ताजमहल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई पॉल्यूशन वाला चैप्टर है बट ताजमहल क्यों आ गया यहाँ पे। तो बच्चों जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो पॉल्यूशन है या फिर पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, दोनों को ही क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ताजमहल में जो मार्बल लगा हुआ है, ठीक है, इस मार्बल को जो पॉल्यूशन है वो अफेक्ट करता है, इसलिए हम मार्बल की केस स्टडी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखो, द ताजमहल इज ए वाइट मार्बल, ठीक है, मैसोलियम लॉकेट इन द आगरा, ठीक है, मतलब वाइट संगमरमर से मार्बल से ये बना हुआ है। इट वाज बुल्ट बाय द मुगल एम्पर शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ मुगल एम्पर थे जिन्होंने ये अपनी जो थर्ड वाइफ थी मुमताज़ महल उसकी याद में बनवाया था। इट इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सली एडमिरल मास्टरपीस ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, एक तरह से ये हमारे वर्ल्ड हेरिटेज का सबसे मास्टरपीस है, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट होता है। इट हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ द कंसर्न ओवर लास्ट 2 डिकेड्स, यानी कि 2 डिकेड से हमें एक तरह से ये पॉल्यूटेंट, मतलब एयर में जो पॉल्यूटेंट होते हैं, ठीक है, तो वो इसको एक तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। द पॉल्यूशन हैज बीन डिसकलरिंग इट्स वाइट मार्बल, यानी कि जो एयर के पॉल्यूटेंट हैं, ठीक है, वो इसके वाइट कलर को एक तरह से डिसकलरिंग कर रहे हैं, मतलब इसका जो वाइट कलर है वो एक तरह से फेड हो रहा है, ठीक है। द इंडस्ट्रीज लोकेट इन एंड अराउंड आगरा, यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आगरा में हैं या फिर आगरा इसी ताजमहल के आसपास है, जैसे रबर इंडस्ट्रीज है, ठीक है, रबर प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज है या फिर ऑटोमोबाइल्स है, या पर्टिकुलरली द मथुरा इन ऑयल रिफाइनरी, यानी कि मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरी है, तो उन सभी इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूटेंट एयर में एक तरह से मिलते हैं, उन उस एयर इस ताजमहल को अफेक्ट करती है, इसके वाइट मार्बल को फेड करती है। This result is discoloring and corrosion fall down the acid rain,
या वाइट मार्बल्स, ठीक है। तो वाइट मार्बल्स इससे अफेक्ट हो रहा है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड मार्बल कैंसर। तो इस फिनोमेनन को बोलते हैं मार्बल कैंसर, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पर कि जो हमारा पॉल्यूशन है वो लिविंग थिंग्स को तो खैर अफेक्ट करेगा ही करेगा, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को, बट साथ साथ में नॉन लिविंग थिंग्स को भी एक तरह से अफेक्ट करता है। अब आगे और देखते हैं, देखो। द हेल्प कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ सेट अप द ताजमहल ट्रेपेजोम जोन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के ट्रेपेजोम जोन को सेटअप किया है, यानी कि 10,400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अराउंड द मोनूमेंट वेयर स्ट्रिक्ट इमिशन स्टैंडर्ड आर इन प्लेस। यानी कि यहाँ पर जो है एक तरह से इन इन फैक्ट्रीज वगैरह से जो एक तरह से पॉल्यूटेंट इमिट होते हैं, तो उसके लिए हमारे जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसने बैन कर रखा है कि 10,400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो है ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। ताजमहल हैव बीन ऑर्डर्ड द स्विच ऑफ टू क्लीनर फ्यूल लाइक सीएनजी एंड एलपीजी। मतलब इसके आसपास जो भी एरिया है उसमें सीएनजी और एलपीजी एक तरह से यूज कर सकते हैं। देयर आर द आल्सो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने इसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन निकाली है फॉर द व्हीकल्स इन दिस जोन। यानी कि इस जोन में एक तरह से अनलिमिटेड पेट्रोल, कहने का मतलब जो सीएनजी वगैरह वाले व्हीकल्स ही चल सकते हैं, बाकी के नहीं चल सकते। और इसके आसपास 10,400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कोई भी फैक्ट्री वगैरह एक तरह से ऐसे पॉल्यूटेंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इसलिए हमने ताजमहल को स्टडी किया था। आगे देख रहे हैं हम डिफ्लेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, ठीक है, कि ओजोन लेयर का जो एक तरह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, ओजोन लेयर में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो उसके बारे में देखो। द डिफ्लेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर बाय द सीएफसी इज अनदर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है वो है सीएफसी। सीएफसी एक बहुत ही खतरनाक एक तरह से गैस होती है, जैसा कि हम उसको पढ़ चुके हैं कि ये फ्रिज वगैरह में यूज की जाती है, एयर कंडीशनर में भी इसका, एसी में भी इसका यूज होता है। ओजोन लेयर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन लेयर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया था, क्योंकि ओजोन लेयर जो होती है सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं उससे हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। बट ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब ओजोन लेयर में एक ऐसा छेद हो चुका है, ठीक है, और वो इस सीएफसी और पॉल्यूटेड गैसेज के कारण एक तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। आप सोचो, सिंपल सी बात है कि आप किसी ऐसे एक तरह से घर के नीचे खड़े हो जिसके ऊपर छत नहीं है, तो सोचो क्या होगा, ठीक है। यानी कि वही कंडीशन हमारी हो जाती है, क्योंकि ये जो लेयर हैं, ओजोन लेयर, वो हमको प्रोटेक्ट करती है सन की अल्ट्रावायलेट रेज से। अगर ओजोन लेयर ही फट जाएगी तो फिर हमें अल्ट्रावायलेट जो रेज है उनसे कौन प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा सोचने का विषय है। होल्स इन ओजोन लेयर अलाउ अल्ट्रावायलेट, यानी कि जो होल है ओजोन लेयर में हो चुका है, ये अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे अर्थ सरफेस के लिए अलाउ करता है, ठीक है। एंड विच कैन कॉज स्किन कैंसर एंड आइज प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन्स, यानी कि ह्यूमन्स को इससे स्किन प्रॉब्लम और आइज कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है और इवन होती रहेंगी आगे। हेल्थ प्रॉब्लम, एयर पोल्यूटेंट कैन कॉज मैनी काइंड्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इन ह्यूमन्स। सम ऑफ द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स आर, जैसे पहला हम पढ़ रहे हैं, एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड कैन कॉज हेडेक। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर हम एक्सेसिव मतलब यूज करें, या फिर मतलब यूज तो खैर हम क्या करेंगे, बट हम अगर इसके संपर्क में रहेंगे तो ये हमें हेडेक देगा। एंड ड्रॉन ड्रोसिनेस एंड नोसाज, इट इज़ ए पॉइजनस गैस दैट कैन इवन किल। मतलब एक तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही खतरनाक गैस होती है, जिसके बारे में मैं इसी चैप्टर में कई कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि ये पॉइजनस गैस है, ठीक है। ये हमें ख़त्म भी कर सकती है, यानी कि हम इससे मर भी सकते हैं। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में 1 घंटे भी रह लिए ना, तो समझो हम फिनिश है, यानी कि हमारी डेथ हो सकती है। इट कॉम्बाइंस विद द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, यानी कि ये हमारे बॉडी में जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ में कॉम्बाइन हो जाती है। एंड ये रिड्यूस करती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को, ठीक है। यानी कि ब्लड में जो
ऑक्सीजन होता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जाता है, तो वो ऑक्सीजन के लेवल को ये घटा देती है, ठीक है। दिस कैन रिजल्ट इन कोमा एंड इवन डेथ। अब सोचो, अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो हम कोमा में जा सकते हैं और हमारी डेथ भी हो सकती है। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड का कमाल, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो अनकम्प्लीट कम्बशन से प्रोड्यूस होता है, यानी कि अगर कोई चीज़ कम्प्लीटली बर्न नहीं होती है तो उससे जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और अगर कोई चीज़ कम्प्लीटली बर्न हो जाती है तो जो उससे भी गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में यहाँ पर डिफरेंस मालूम हो गया होगा। लॉन्ग टर्म एक्सपोज टू सूट कैन कॉज हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर हम सूट के पास रहते हैं तो भी हमें हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स प्रेजेंट इन एयर कॉज इरिटेशन, यानी कि हमारे एयर में काफ़ी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स उन पार्टिकल्स को कहते हैं जो कि एयर के साथ में कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनसे हमें इरिटेशन हो सकता है, आइज में इरिटेशन हो सकता है या नोज में इरिटेशन हो सकता है, इवन थ्रोट में भी इरिटेशन हो सकता है। मतलब थ्रोट में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, नोज में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, एंड कैन आल्सो कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक, मतलब हमें सांस लेने संबंधी बीमारियां हो सकती है, ठीक है, जैसे अस्थमा है या फिर ब्रोंचिस्टिक है, लंग कैंसर है, ठीक है। तो ऐसी बीमारियां हमें हो सकती है किसकी वजह से, सस्पेक्टेड और जो पार्टिकुलेट्स होते हैं या मैटर्स होते हैं उनकी वजह से। नेक्स्ट है ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन एंड सल्फर कैन आल्सो कॉज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। SO2 और NO2 इनके जो ऑक्साइड मतलब सल्फर के ऑक्साइड और NO2 मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड से भी हमें कुछ रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, जैसे कि अस्थमा है या फिर, ठीक है। स्मोक कॉज ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज, स्मोक से ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज होती है, जैसे कफिंग है, ठीक है, चिल्ड्रंस में इट्स। आगे हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ द एयर पोल्यूशन, यानी कि हम एयर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करें, एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका सबसे जो मेन मेथड होता है वो है ट्री प्लांटेशन, यानी कि प्लांटेशन करना, पेड़ लगाना, ठीक है। अगर हम ट्रीज को लगाएंगे, प्लांटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि एयर पोल्यूशन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट गैस है वो है CO2। अगर CO2 का लेवल अगर कम करना है तो प्लांट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो CO2 के गुड एब्जॉर्बर होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है प्लांट क्या करते हैं, CO2 को टेक करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर प्लांट ज़्यादा होंगे हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में, तो फिर आपका पोल्यूशन का लेवल डिक्रीज तो होगा ही होगा, ठीक है। बाय यूजिंग क्लीन फ्यूल्स, देखो पॉल्यूशन लेवल को हम कम कर सकते हैं CNG वगैरह का यूज करके, ठीक है। क्लीन फ्यूल जिन्हें हम बोलते हैं, कंप्रोज नेचुरल गैस होती है CNG, ठीक है। ये अनलीडेड पेट्रोल है, अनलीडेड का मतलब इसमें लीड नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि लीड लीड एक हमारा सब्सटेंस है जो कि पॉल्यूशन को क्रिएट करता है, ठीक है। और जिस पेट्रोल में या फिर जिस फ्यूल में लीड नहीं होती है उसमें पॉल्यूटेंट कम होते हैं, इसलिए हम लीडेड फ्री एक तरह से फ्यूल को यूज कर सकते हैं। बाय गेटिंग द एग्जस्ट ऑफ व्हीकल चेकड रेगुलरली, यानी कि हमें व्हीकल के एग्जस्ट को रेगुलरली चेक करना चाहिए। बाय इंस्टॉलिंग टॉल चिमनीज इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में टॉल चिमनीज जो है इंस्टॉल करनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स शुड बी यूज टू रिड्यूस सॉइल पार्टिकुलेट मैटर्स, मतलब सॉइल के जो पार्टिकुलेट्स मैटर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस से एक तरह से रिड्यूस करना चाहिए। बाय यूजिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक जैसे सोलर एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी है। तो इस टाइप की एनर्जी का हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो एनर्जी हैं ये पॉल्यूटेड फ्री हैं, एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजनरी इंस्टेड ऑफ द फॉसिल फ्यूल, यानी फॉसिल फ्यूल की जगह हमें हाइड्रोजन फ्यूल का यूज करना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन एक तरह से फ्यूचर फ्यूल भी है और पॉल्यूटेड फ्री है, एंड दे आर नॉन पॉल्यूटिंग। बाय प्लांटिंग ट्रीज बाय प्लांटिंग ट्रीज ऑलरेडी प्रेजेंट प्लांट्स हेल्प टू मेक द एयर क्लीन, मतलब प्लांटेशन भी हमारे एयर को एक तरह से क्लीन करने में हेल्प करते हैं। एंड बाय द
कंपोस्टिंग एंड ऑर्गेनिक वेस्ट रेदर देन बर्निंग इट, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर्स को बर्न करने के बजाय उसको एक तरह से कंपोस्ट में कन्वर्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका एटमॉस्फेयर भी क्लीन रहे, पॉल्यूटेंट भी ना बने और ह्यूमस यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो। आगे है आपके टाइम टू क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन आपका द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल प्रोड्यूस, ठीक है। इनकम्प्लीट कौन सा, इनकम्प्लीट कम्बशन से कौन सा फ्यूल, फॉसिल्स फ्यूल्स प्रोड्यूस, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो मैं अभी बता चुका हूँ, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड आर ग्रीन हाउस गैसेज। तो CO2 आ जाएगा इसमें तो, और इसमें CO आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब, ठीक है, इसमें आएगा आपके अल्ट्रा वायोलेट रेज, अल्ट्रा वायोलेट रेज। आगे है फोर्थ वाला क्वेश्चन, रेन कंटेंट सल्फर एंड एसिड, ओके, तो ये इसमें आएगा एसिड, एसिडिक रेन, एसिडिक रेन। सोलर एंड विंड एनर्जी आर एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तो इसमें आएगा आपके अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये हमारे एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्स हैं। आगे हम देख रहे हैं वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। वाटर इज वेरी यूजफुल एंड द प्रीशियस रिसोर्स ऑफ द अर्थ, यानी वाटर जो बहुत ही यूजफुल है और प्रीशियस मतलब मूल्यवान है, ठीक है। प्रीशियस मीन्स मूल्यवान। द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर आर द सरफेस वाटर, जैसे रिवर्स है, लेक्स है, स्ट्रीम्स है, ठीक है, ओशंस है, सीज है, ठीक है। ये सरफेस वाटर ही मेजर सोर्स होता है पानी का। द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज बीइंग स्केयर टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इन सोर्सेज में जो वाटर है वो स्केयर है टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, एंड आल्सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट के कारण, एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के कारण जो ये पानी है वो स्केयर है, मतलब डर रहा है कि पॉल्यूटेड ना हो जाए, और पॉल्यूटेड होता है। वाटर बिकम्स डर्टी आफ्टर यूज, सच है जैसे वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स है, वॉशिंग है, ऑब्वियसली इनसे हमारा वाटर डर्टी होता है, बट दिस लीड टू पॉल्यूटेड द वाटर, एडिशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस सच एज सीवेज, सिल्ट्स, टॉक्सिक केमिकल्स इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन, यानी कि अगर वाटर में ये हार्मफुल सब्सटेंस एक तरह से ऐड होते हैं, ठीक है, जैसे सीवेज, सिल्ट से टॉक्सिक केमिकल्स, तो हम उस वाटर को पॉल्यूटेड वाटर कहते हैं और इस प्रोसेस को वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। द सब्सटेंसेज दैट पॉल्यूट वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स कौन होते हैं, जो पॉल्यूट करते हैं यानी कि जो पॉल्यूशन करते हैं, और जो वाटर को पॉल्यूशन करते हैं वो वाटर पॉल्यूटेंट होते हैं, जो एयर को पॉल्यूट करते हैं वो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। आगे पढ़ते हैं कॉज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है, अंडरलाइन कर लो इसको, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाँ पानी ज़्यादातर हम इंसानों को दोबारा ही पॉल्यूटेड होता है, जैसे डोमेस्टिक सीवेज हैं, रिलीज ऑफ हार्मफुल वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज से जो एक तरह से गंदा पानी रिलीज होता है उसमें भी काफ़ी टॉक्सिक और केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटी का ही एक कारण है। आगे है ड्यूरिंग ड्रिलिंग एंड शिपिंग ऑपरेशंस, ठीक है, लीकेज ऑफ ऑयल रिजल्ट इन द पॉल्यूशन ऑफ रिवर एंड सीज वाटर, यानी कि जब सीज के अंदर ड्रिलिंग होती है या फिर शिपिंग ऑपरेशंस के अंदर कोई शिपिंग और ऑपरेशंस में अगर ऑयल का लीकेज होता है तो भी जो वाटर है वो एक तरह से पॉल्यूटेड होता है, क्योंकि इसमें ऑयल के जो केमिकल सब्सटेंस है वो मिक्स हो जाते हैं। नेचुरल फिनोमिना लाइक वॉल्केनो इरप्शन इज आल्सो ए कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड इट आल्सो कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, जैसा कि हम ऊपर पहले पढ़ चुके हैं एयर पॉल्यूशन में। बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर की, पॉल्यूशन के सोर्सेज की। तो पहला है पॉइंट सोर्स, ठीक है, दीज आर द रेयरली आइडेंटिफिकल सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, दे डिस्चार्ज वेस्ट एट ए सिंगल लोकेशन सच एज इंडस्ट्रीज, ठीक है। मतलब पॉइंट सोर्स का मतलब है कि वाटर पॉल्यूशन की सोर्सेज कहाँ कहाँ से हैं, या तो इंडस्ट्रीज से वाटर एक तरह से वेस्ट वाटर रिलीज होता है, या फिर म्यूनसिपल सीवेज
ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वहाँ से भी वेस्ट वाटर रिलीज होता है, या फिर सेप्टिक टैंक से भी वेस्ट वाटर रिलीज होता है। एंड कॉम्बाइंड सीवर ओवरफ्लोज एंड रॉ सीवेज डिस्चार्जेज, यानी कि या तो सीवर जो लाइन होती है वो ओवरफ्लो हो जाती है तो वहाँ से भी एक तरह से वेस्ट वाटर रिलीज होता है, या फिर रॉ सीवेज से भी एयर वाटर रिलीज होता है। तो ये तो इंक्लूड होते हैं आपके पॉइंट सोर्सेज में। आगे बात करते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज, जैसे डिफ्यूज सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जैसे हुज लोकेशन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, यानी कि पॉइंट सोर्सेज तो वो होते हैं जिनके लोकेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ से एक्चुअल में डिस्चार्ज हो रहा है। और नॉन पॉइंट नॉन पॉइंट सोर्सेज वो होते हैं जिनके हम पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनमें देखो वेस्टेज लाइक केमिकल्स, ड्रग्स, पेंट्स फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज are discharged to nearby water bodies, this thus polluting them। मतलब केमिकल फैक्ट्री है, ड्रग फैक्ट्री है, पेंट की फैक्ट्री है, इन सब इंडस्ट्रीज से, इन फैक्ट्री से जो वाटर रिलीज होता है, ठीक है, वो नियर बाई वाटर बॉडीज में उसको मतलब एक तरह से डिस्चार्ज किया जाता है, जिस जो कि उस वाटर बॉडीज को पॉल्यूटेड करता है। डिटर्जेंट एंड आल्सो रिलीज्ड फ्रॉम रेसिडेंटल एरियाज। ठीक है, रेसिडेंटल मतलब जहाँ पर पब्लिक रहती है तो वहाँ पर एक तरह से नहाने धोने का पानी रिलीज होता है तो वो भी वेस्ट वाटर ही होता है। एंड पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड्स। ठीक है, खेती के जो मैदान होते हैं या खेती के जो एरिया होता है वहाँ से काफ़ी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक तरह से बह के आते हैं तो उनमें भी काफ़ी केमिकल्स होते हैं। तो ये सारे नॉन पॉइंट सोर्सेज में काउंट होते हैं। तो यानी कि पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स दोनों ही एक तरह से वाटर पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं अफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि वाटर पॉल्यूशन का अफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम फैक्ट फाइल को पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 13 ऑफ द टॉप 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड आर इन इंडिया। ठीक है, यानी कि टॉप 20 में से 30 जो सिटीज़ हैं वो एक तरह से इंडिया में ही मिलती हैं। ठीक है, जो कि पॉल्यूटेड हैं। अब सोच लो कि हमारा इंडिया कितना पॉल्यूटेड है। ठीक है, आगे देखो सम इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। पहला देखो वेस्ट वाटर कंटेंट्स पॉइजनस केमिकल लाइक, जैसे आर्सेनिक है। ठीक है, अब आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक एक तरह से बहुत ही मतलब बोल सकते हैं पॉइजनस केमिकल है। ठीक है, एलिमेंट है। एंड फ्लोराइड दैट हार्म एक्वाटिक लाइफ, ये दोनों ही एक्वाटिक लाइफ को हार्म करते हैं, मतलब एक्वाटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। ऑयल स्पिल्स आल्सो एडवर्सली अफेक्ट मैरीन लाइफ, मतलब ऑयल स्पिल्स का मतलब है जो जहाज़ों में से जो ऑयल एक तरह से हम दूसरी कंट्री से मंगाते हैं, अगर वो मतलब फैल जाता है या फिर वहाँ से कोई पॉइंट डिस्चार्ज हो जाता है तो वो भी एक तरह से मैरीन लाइफ को अफेक्ट करता है बाई कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट। ठीक है, अगर ऑयल पानी में मिल जाता है तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है और सनलाइट की सप्लाई को भी कट कर देता है, जिससे एक्वाटिक लाइफ के लिए रहना मुश्किल हो जाता है और एक तरह से वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स के लिए मुश्किल हो जाता है और वो ख़त्म भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है कंजप्शन ऑफ द पॉल्यूटेड वाटर कॉज वाटर बॉर्न डिजीज लाइक, जैसे कॉलेरा है, डायसेंट्री है, जॉन्डिस है। ठीक है, अगर हम पॉल्यूटेड वाटर को यूज करते हैं तो हमें ये जो डिजीज हैं कॉलेरा, डायसेंट्री एंड जॉन्डिस वगैरह हो सकती है, ये पॉल्यूटेड वाटर को कंज्यूम करने के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्ट वाटर दैट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट्स इज वेरी हॉट, मतलब थर्मल पावर प्लांट से जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। पहली बात तो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, मैंने पीछे भी बताया था आपको। थर्मल पावर प्लांट मतलब जहाँ पर कोयले के द्वारा पानी को गर्म करके और पानी की स्टीम के द्वारा एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं। तो वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है और गर्म पानी एक तरह से रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर बॉडीज। ठीक है, दिस इज अफेक्ट द एक्वाटिक लाइफ, तो इससे भी एक्वाटिक लाइफ अफेक्ट होती है क्योंकि ये ऑक्सीजन के लेवल को डाउन करता है वाटर बॉडीज में। ठीक है,
समटाइम्स द कंसनट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट इज सो हाई, ठीक है, दैट ब्रेक डाउन द बियॉन्ड ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि कुछ टाइम क्या होता है कि टॉक्सिक पॉल्यूटेंट की जो कंसनट्रेशन है, मतलब टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो वो एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि वो उनको, इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसकी कैपेसिटी डाउन हो जाती है। एंड द एक्सेसिव न्यूट्रिशन इंकरेज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी, और इससे क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डाई हो जाते हैं और उनसे एक तरह से न्यूट्रिशन की ग्रोथ हो जाती है, जिससे एल्गी वगैरह जो है उस वाटर में ज़्यादा हो जाते हैं। एक कंडीशन नोन एज एल्गल ब्लूम, तो इस कंडीशन को एल्गल ब्लूम कहते हैं। अगर वाटर में एल्गी की ग्रोथ अगर ज़्यादा हो जाती है तो इस कंडीशन को एल्गल ब्लूम कहते हैं। आफ्टर द एल्गल डाई देयर रिमेन्स फर्दर ऐड टू द ऑर्गेनिक वेस्ट, और जब एल्गी जो डाई हो जाती है तो उसके बाद में जो उनके रिमेन्स होते हैं, यानी कि उनकी जो बॉडीज होती है, वो फिर से उसी ऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है और वाटर में मिक्स हो जाती हैं। एंड डिकम्पोजर्स यूज द मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, तो उस टाइम पे जो डिकम्पोजर्स हैं वो उस वाटर में ऑक्सीजन को यूज करते हैं डिकम्पोज करने के लिए। सो इवेंचुअली द वाटर बिकम्स डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, तो इससे पानी में ऑक्सीजन की कमी और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉशिंग ऑफ द रेसिडुअल फर्टिलाइजर्स इनटू वाटर बॉडीज बाय द रेन कॉज फास्ट ग्रोथ ऑफ द वीड्स, यानी कि अगर रेसिडुअल जो फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, तो वो एक तरह से वॉश हो जाते हैं, ठीक है, जब बरसात आती है तब, तो इससे क्या होता है कि वाटर बॉडीज में वाटर बॉडीज में एक तरह से वीड्स का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, विच कंज्यूम मोस्ट ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन। इससे वाटर बॉडीज में वीड्स ज़्यादा हो जाएंगी तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन को डिजॉल्व करेंगी। एंड द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर में कॉज डेथ ऑफ द एक्वाटिक प्लांट, जिससे पानी के में एक तरह से ऑक्सीजन की कमी होगी, इससे जो एक्वाटिक लाइफ है उसको एक तरह से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की, जिससे उनकी लाइफ एक तरह से खतरे में आ सकती है। और नेक्स्ट है हम पढ़ रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। जैसे हमने एयर पॉल्यूशन के प्रिवेंशन पढ़े थे, यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन के पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री शुड बी ट्रीटेड बिफोर द डिस्चार्जिंग इनटू वाटर बॉडीज, यानी कि फैक्ट्री से या फिर इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है उसको रिलीज करने से पहले उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। ट्रीट का मतलब उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि वो टॉक्सिक अमाउंट में ना प्रोड्यूस करें, ठीक है। नेक्स्ट है सीवेज शुड बी ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहाँ पर सीवेज को भी ट्रीट करना चाहिए, उसे भी ट्रीटमेंट देना चाहिए ताकि वो एक तरह से टॉक्सिक फॉर्म में प्रोड्यूस ना हो, मतलब ज़्यादा नुकसानदायक ना हो वो, ठीक है। वाटर बॉडी में रिलीज करने से पहले उसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज्ड इन फील्ड्स, मतलब फील्ड्स में हम जो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं या फिर पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं इसको भी मिनिमाइज करना चाहिए, मतलब हमें कम यूज करना चाहिए, और इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है। दे डू नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स वाटर पॉल्यूशन को कॉज नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट है वेस्ट plastics decaying vegetables fruits and should not be thrown in the ponds and lakes, मतलब कोई भी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे प्लास्टिक्स है या फिर डिकेइंग वेजिटेबल्स है फ्रूट्स है, तो ये हमें जो है तालाबों में या फिर लेक्स में नहीं फेंकनी चाहिए। वॉशिंग ऑफ द एनिमल्स वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स एंड अर्नेटिंग इन वाटर बॉडीज शुड बी डिस्करेज्ड, यानी कि पानी में नहाना या फिर एनिमल्स को पानी में नहलाना, ठीक है, या फिर कपड़े धोना एक तरह से हमें नहीं करना चाहिए। आगे हम देख रहे हैं केस स्टडी ऑफ द गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। जैसे हमने एयर पोल्यूशन में एक तरह से ताजमहल की केस स्टडी की थी, इसी प्रकार से हम यहाँ पर गंगा एक्शन जो प्लान है
उसके बारे में देखते हैं कि गंगा रिवर जो होती है रन्स ओवर द 2500 किलोमीटर थ्रू द 628 सिटीज एंड 45 टाउन्स इन द इंडिया। मतलब गंगा रिवर जो है, ठीक है, इतने किलोमीटर एरिया में बहती है और इतनी सिटीज़ में होके जाती है और 45 टाउन्स में होके भी ये एक तरह से बहती है। इट सपोर्ट मोस्ट ऑफ द नदर्न एंड सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया पॉपुलेशन। मतलब ये नदर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट की जो इंडिया की पॉपुलेशन है एक तरह से उसको सपोर्ट करती है। विच डिपेंड्स ऑन इट फॉर वाटर। ठीक है, ये सारी जो पार्ट्स हैं ये पानी के लिए इसी पर डिपेंड होते हैं एंड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए पीपल हैव पॉल्यूटेड द रिवर बाय द थ्रोइंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट। यानी कि लोग जो होते हैं इस गंगा रिवर में काफ़ी अमाउंट में वेस्ट मटेरियल को एक तरह से थ्रो करते हैं, जिससे कि इसका जो पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब कौन सा वेस्ट? अनट्रीटेड वेस्ट, यानी जिसको ट्रीट नहीं किया गया है, ऐसे वेस्ट मटेरियल को इसमें एक तरह से फेंकते हैं लोग बाग, डेड बॉडीज एंड इट्स। दिस हैज़ मेड गंगा वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। यानी कि गंगा जो है एक तरह से बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड रिवर्स हमारे बन चुकी है। टू सेव गंगा, यानी कि गंगा को सेव करने के लिए, गंगा को बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है 1985 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। दिस प्लान एम्स, इस प्लान का जो एम है वो है रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल इन द दिस रिवर। यानी कि इस रिवर में पॉल्यूशन लेवल को कम करना। फॉर एग्जांपल द गंगा एट कानपुर हैज, कानपुर में जो गंगा है वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रीच ऑफ द रिवर दैट हैव बीन पॉल्यूटेड बाय पीपल वॉशिंग क्लोथ्स। यानी कानपुर वाला जो पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा एक तरह से पॉल्यूटेड पार्ट है, क्योंकि वहाँ पर लोग हैं इसमें कपड़े धोते हैं, नहाते हैं और डिफेटिंग, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो भी एक तरह से रिवर्स में ही डिफेट करते हैं, उसमें ही छोड़ते हैं। देयर आर द मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज इन कानपुर। मतलब कानपुर में 5000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं जिनके द्वारा जो वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है वो इस ही गंगा नदी में छोड़ा जाता है। सो बी ऑल शुड कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट इन क्लीनिंग ऑफ द गंगा एंड हेल्प टू बी गवर्नमेंट टू इंट्यूड वॉर। मतलब हमें इस काम में पार्टिसिपेट करना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए गंगा के, मतलब एक तरह से सफाई अभियान में। ठीक है, आगे देखो, द यमुना इज अनदर पॉल्यूटेड रिवर। ठीक है, जैसे गंगा एक पॉल्यूटेड रिवर है, ऐसे ही यमुना भी एक पॉल्यूटेड रिवर है। नियरली 60% ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस इन दिल्ली। यानी दिल्ली में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसका 60% जो पार्ट होता है वो डंप किया जाता है इस यमुना रिवर में। द यमुना एक्शन प्लान इज एन अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू क्लीन द यमुना एंड इट इज ऑलरेडी इन द प्लेस। तो जिस प्रकार से गंगा को क्लीन करने का एक प्लान, गंगा एक्शन प्लान जो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 1985 में, इसी प्रकार से यमुना को भी क्लीन करने का एक तरह से प्लान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और वैसे भी हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम एक तरह से इन नदियों को, इन मतलब नेचुरल जो वाटर बॉडीज हैं इनको क्लीन रखें। नेक्स्ट आपके टाइम टू आंसर्स हैं। नियरली 60% ऑफ द वेस्ट मटेरियल इन प्रोड्यूस इन दिल्ली डम्प्ड इनटू द रिवर। तो इसमें आएगा आपका यमुना नदी, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर शुड बी यूज टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। बिल्कुल इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स हमें यूज करनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। वेस्ट वाटर कंटेन्स पॉइजनस केमिकल्स लाइक आर्सेनिक, फ्लोराइड, ये भी ट्रू है। ऑयल लीक्स कैन ऑक्यूर्स ड्यूरिंग शिपिंग, ये भी ट्रू है। ऑयल स्पिल्स डू नॉट हार्म एक्वेटिक लाइफ, ये फॉल्स है क्योंकि हार्म करता है। अनट्रीटेड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल शुड बी डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज, तो ये भी ट्रू है। आगे देखते हैं हम पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मीन्स होता है ए वाटर दैट कैन बी ड्रिंक। यानी कि ड्रिंकेबल जो वाटर होता है उसे हम पोर्टेबल वाटर कह सकते हैं। ठीक है, ए वाटर दैट इज सुटेबल फॉर द ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर इज कलरलेस, मतलब पीने का जो पानी होता है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, और हार्मफुल केमिकल से फ्री होता है, उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं जिसको हम पी सकते हैं। मेथड ऑफ द वाटर प्योरीफिकेशन, यानी कि वाटर को प्योरीफिकेशन करने के कुछ मेथड्स हैं जो हम नीचे पढ़ेंगे। एक तो है कैंडल टाइप फिल्टर आर कॉमनली यूज्ड इन हाउसेज विच इज ए फिजिकल मेथड ऑफ द रिमूविंग इम्प्योरिटीज। मतलब जो कैंडल लाइक फिल्टर होता है जिससे मतलब हम जो छन्नी होती है छानने की उसको हम बोलते हैं, तो इससे हम
पानी को थोड़ा छान सकते हैं। आगे है बॉइलिंग। बॉइलिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि पानी को बॉईल करके पीना चाहिए, क्योंकि बॉईल करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक तरह से ख़त्म हो जाते हैं और वो जम्स फ्री हो जाता है। नेक्स्ट है क्लोरीन टैबलेट्स आर एडेड टू वाटर टू प्योरीफाई इट, मतलब पानी को प्योरीफाई करने के लिए क्लोरीन की टैबलेट्स उसमें ऐड की जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन प्रोसेस। ठीक है, आपको अंडरलाइन करना है, इसको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी टैबलेट्स शुड बी यूज्ड। ओवर यूज ऑफ क्लोरीन टैबलेट शुड बी अवॉइडेड, यानी कि अब क्लोरीन की टैबलेट तो हम पानी में मिला सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं मिलाना चाहिए। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी टैबलेट कितने वाटर में मिलानी है। ठीक है, ज़्यादा ओवर यूज करने से हमें ये नुकसानदायक हो सकती है। आगे है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को भी हम ऐड कर सकते हैं पानी के प्योरीफिकेशन के लिए, यानी कि पानी को प्योर करने के लिए। ठीक है, इससे भी जम्स किल हो जाते हैं। नेक्स्ट है फिल्टरिंग सिस्टम। क्लीन वाटर बाय फर्स्ट फिल्टरिंग थ्रू द कैंडल फिल्टर, मतलब सबसे पहले हम इसको कैंडल फिल्टर से फिल्टर कर सकते हैं। देन पासिंग इट थ्रू एक्टिवेटेड चारकोल, यानी कि हम इसको एक्टिवेटेड चारकोल में से एक तरह से पास करते हैं, विच एब्जॉर्ब इम्प्योरिटीज़, जो कि काफ़ी इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड फाइनली इरिटेटिंग वाटर विथ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, उसके बाद में उस पानी को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में होकर एक तरह से गुजारा जाता है, विच किल्स द जम्स, जिसमें और जिस कारण से उसमें जम्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। ओजोन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ क्लोरीन एज इट किल्स जम्स एंड देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन, thus increasing the quantity of the dissolved oxygen in water। इससे इसमें पानी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी एक तरह से इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है वो फिल्टरिंग है, जो आरओ वगैरह में होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आरओ, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, आपने आरओ वाटर तो आप पीते हो, आरओ का पानी, लेकिन आपको शायद ही आरओ की फॉर्म पता होगी, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, ये एक मेथड है, इज अनदर मेथड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। इसमें इन दिस मेथड देखो, वाटर कंटेनिंग हाई सॉल्ट कंटेंट इन टेकन इन द टैंक फिटेड विथ ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि हम इसमें पानी लेते हैं और हाई प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सैलिन वाटर, यानी सैलिन वाटर पर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है। प्योर वाटर पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन टू द अदर साइड, यानी कि जो सेमी प्रिवेबल मेम्ब्रेन होती है, एक तरह से चलनी होती है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फिल्टर पेपर होता है, उसमें से जो पानी है वो पास हो जाता है और उसको हम यूज कर लेते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स थे, ठीक है, पानी को प्योरीफाई करने के लिए, यानी कि जो पानी को पोर्टेबल बनाने के। आगे हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स फाइल जो कि हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं। अबाउट 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डज नॉट गेट सिप ड्रिंकिंग वाटर, मतलब इतनी पॉपुलेशन को 25% पॉपुलेशन को पीने का एक तरह से साफ पानी भी नहीं मिलता है। ए ड्रिपिंग टैप लेट दैट लेट ए ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल एवरी सेकेंड वेस्ट 1000 लीटर ऑफ द वाटर एवरी ईयर, मतलब एक जो ड्रिपिंग टैप है जिससे कि पानी बूंद बूंद टपकता है, तो उससे भी एक तरह से काफ़ी पानी जो है एक तरह से वेस्ट हो जाता है, तो वो हमें यहाँ पर बताया गया है। आगे हम पढ़ रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट फॉर सिटी सप्लाई, मतलब सिटी में पानी को सप्लाई करने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इन सिटीज़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स क्लीन वाटर फ्रॉम रिवर्स, यानी कि पानी से क्लीन वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स बिफोर इट सेंड टू होम्स, मतलब नदियों से या लेक से जो पानी लिया जाता है घरों में भेजने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है। द एम ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इज रिमूविंग एक्सटेचिंग contaminants in the water or reduce the concentration of the such contaminants so that the water becomes fit for the drinking। यानी कि जो ये ट्रीटमेंट है इसका जो एम होता है वो ये होता है कि जो कुछ कॉन्टामिनेट्स होते हैं वाटर में, कुछ मिलावट होती है, तो उसको हटाना और एक तरह से उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए फ़िट बनाना होता है। एंड उसके लिए कुछ प्रोसेस किए जाते हैं, तो वो हम आगे देखते हैं। पहला जो प्रोसेस है वो है सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन मीन्स होता है कि जो पानी होता है उसको पंप किया जाता है एक तरह से रिवर से टैंक में, पहली बात तो। ठीक है, यानी कि नदियों से पानी टैंक में भरा जाता है और उसको कुछ टाइम के लिए स्टैंड पोजीशन में रखा जाता है, मतलब उसको अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में छोड़ देते हैं।
ठीक है। उससे होता क्या है कि उसमें जो कुछ हैवी या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ना, हैवी पार्टिकल्स, वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। मान लीजिए आप गंदा पानी बाल्टी में भर के लेके आए हो, ठीक है, तो उस बाल्टी को रख दो, क्योंकि उसमें गंदा पानी है और मतलब जो हैवी हैवी इम्प्योरिटीज़ हैं जिनमें वजन है, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बॉटम में सेटल हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। आगे है फिल्ट्रेशन। ठीक है। द वाटर इज देन फिल्ट्रेट थ्रू थिक लेयर ऑफ द सैंड। फिर उसके बाद में जो पानी हमने लिया है उसको हम एक तरह से मतलब फिल्टर कर लेंगे, है ना, और उसमें से जो कुछ सैंड है या फिर ग्रेवल है उनको रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट है एरिएशन। एरिएशन एक टैंक होता है जिसमें एयर में से होके एक तरह से हाई प्रेशर एयर में से पानी को फिल्टर किया जाता है, पानी को ब्लोन किया जाता है, पानी को गुजारा जाता है। ठीक है। इससे क्या होते हैं कि उस जो वाटर में कुछ जम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो एक तरह से किल हो जाते हैं और वो ईजिली क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। और लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मीन्स है क्लोरीन को ऐड करना। ठीक है। यानी कि उस पानी में या तो जो फिल्ट्रेड या फिर एरेटेड जो वाटर होता है, ठीक है, उसको डिसइंफेक्टेड करते हैं, मतलब उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स मिलाई जाती है ताकि वो डिसइंफेक्टेड हो जाएं, इन्फेक्टेड फ्री हो जाएं। ठीक है। अब या तो क्लोरीन की गोलियां मिला सकते हैं या फिर ब्लीचिंग पाउडर भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि जो हार्मफुल जम्स हैं वो उसमें ना रहें। दिस वाटर इज देन सप्लाइड हाउसेज, यानी कि फिर हम इस वाटर को नेटवर्क जो होता है, पाइपलाइंस का नेटवर्क होता है, उस पाइपलाइंस के थ्रू घरों में एक तरह से पहुंचा देते हैं। मतलब हमारे घरों में जो पानी आता है वो कुछ इस प्रोसेस से होके आता है। ठीक है। हमारे घरों में पानी को भेजने से पहले ये प्रोसेस की जाती है। आगे पढ़ते हैं वे टू सेव वाटर, यानी कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि पानी को बचाना तो ज़रूरी है, तो एट एन इंडिविजुअल लेवल वी शुड बी ट्राई टू बी सेव वाटर बाय द फ्लोइंग वेज, यानी कि हमें अपने स्तर से भी पानी को एक तरह से सेव करना चाहिए। उसके लिए हम एक मंत्र है रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल, तो हम इस मंत्र का यूज करके एक तरह से पानी को सेव कर सकते हैं। रिड्यूज का मतलब है कि क्या मतलब पानी का यूज कम करना। ठीक है। यानी कि वेस्टेज ऑफ द वाटर टेकिंग इन बाथ यूजिंग बकेट एंड मग नॉट टेकिंग इन शोअर, यानी कि पानी को हम बाल्टी में लेके और एक तरह से मग के हेल्प से, यानी कि मग के हेल्प से हम एक तरह से नहा सकते हैं पानी में ले, वो बाल्टी में पानी लेके। ठीक है। शोअर के बजाय, यानी कि हम शोअर ना लें। आगे है रीयूज। रीयूज का मतलब है कि हम पानी का जो है बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमने फलों को धोने के लिए पानी लिया है, ठीक है, या फिर वेजिटेबल को धोने के लिए पानी लिया है, तो हमने वेजिटेबल और फलों को धो लिया है, लेकिन उस पानी को हम फिर से प्लांट्स में एक तरह से कर सकते हैं, प्लांट्स में डाल सकते हैं ताकि वो उस पानी को यूज कर ले, मतलब वो पानी दो बार यूज हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमें पानी को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट लीव द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ, यानी कि अगर आप टीथ को ब्रश कर रहे हो, टीथ को साफ कर रहे हो, तो हमें उस टाइम पे टैप जो होता है पानी का, उसे हमें रनिंग पोजीशन में नहीं रखना चाहिए, यानी कि उसे बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट है गेट ए लीकिंग टैप और पाइप रिपेयर्ड, यानी कि अगर हमारे घरों में कोई भी पाइप लीक हो रहा है या मतलब लीकिंग है तो उसे हमें रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट है रिसाइकल वाटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर द वाटर प्लांट्स इट्स, मतलब पानी को रिसाइकिल करना चाहिए। तो ये जो काफ़ी वेज हैं जिनको कि हम यूज कर सकते हैं और पानी को सेव कर सकते हैं। रिमेंबर पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द आवर डेली लाइफ से एंड इट कैन एंडेंजर एंड वेरी सर्वाइवल ऑफ द लाइफ और आवर प्लेनेट। मतलब पॉल्यूशंस को हमें ख़त्म करना चाहिए और हमें अवेयर होना चाहिए कि हम इन कामों मतलब पॉल्यूशन में अपना योगदान ना दें और पानी को हमेशा सेव मतलब। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्वेश्चन आंसर्स फिलिंग द ब्लैंक्स है इज द वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक वाटर सेफ इट फूड, तो इसमें क्लोरीनेशन कर सकते हैं हम। एडिंग क्लोरीन टेबलेट्स टू वाटर इज कॉल्ड, ठीक है, इसमें क्लोरीनेशन आएगा। नेक्स्ट है एट टू एन इंडिविजुअल लेवल वी शुड ट्राई टू बी सेव
save water and reuse water. Do not leave the running. Do not leave the tap, इसमें आएगा tap running while brushing your teeth. In cities, clean water from rivers and before it's sent for use. ठीक है, इन सिटीज़ तो इसमें आएगा आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, लास्ट वाले में। तो बच्चों इस टाइप से आपका जो चैप्टर्स है कंप्लीट होता है। आई होप कि ये जो चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन है आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी देखने हैं तो उसका लिंक मैंने प्लेलिस्ट में दे रखा है, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।